नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉपी पेन निकाल के आप नोट करते जाना, क्योंकि इसमें तो बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, इतनी आपकी ज़रूरत पड़ेंगे नहीं, तो आप इसको नोट भी करते जाना। साउंड वूंड सब क्लियर तो आ रहे हैं? चलो ठीक है, सब ओके है। तो छोटा छोटा सा पॉइंट आप लिखते जाना। सबसे पहले हम करेंगे नेशनल, उसके बाद हम करेंगे इंटरनेशनल। नेशनल में लगभग आप मान लो तो 15 ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, 6-7 हम करेंगे इंटरनेशनल। 22-23 ऑर्गेनाइजेशन में करवाऊंगा आपको। और आईएस मार्क क्या होते हैं, आईएसआई मार्क क्या होता है, इको मार्क क्या होते हैं, एग मार्क क्या होते हैं, सबके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो आप छोटे छोटे से पॉइंट लिखते जाना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा 2 या 3 प्रश्न बनेंगे। हमारे जो एफएसओ के विद्यार्थी हैं, जितने भी राज्य में होते हैं ना ये फूड सेफ्टी का, तो उन सब राज्यों में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखो, आप टॉपिक को कैसे पढ़ोगे? सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो ईस्वी है वो तो आपको याद होना चाहिए। कौन इसको बॉडी रेगुलेट करता है वो आपको ध्यान होना चाहिए, और कहाँ है। 3 तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सब विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, और इसी पे खास हम चर्चा आज करने वाले हैं। चलें एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ोगे नेशनल या इंटरनेशनल, सब रिलेटेड होगा किससे? फूड से। ये तो पहली पॉइंट अपने ध्यान में होना चाहिए। यानी सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही एम है कि किस तरह से बेहतर फूड बनाया जाए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, कि ताकि हमारे स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव ना पड़े। उसमें टॉक्सिसिटी लेवल को देखा जाता है, उसमें कलर को देखा जाता है, उसमें एरोमा को देखा जाता है, उसमें टॉक्सिक केमिकल को देखा जाता है, उसमें एडिटिव जो फूड एडिटिव मिलाते हो, चाहे जितने तरह के आप केमिकल मिलाते हो वो सारे देखा जाता है। सीलिंग डेट देखा जाता है, एक्सपायरी डेट देखा जाता है। ये सारे जो मैकेनिज्म जो आ रहे हैं कि यार इतनी बेहतर फूड, देखो कितने ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं केवल मानव के स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए। ये आप ध्यान रखना कि हमारी हेल्थ यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अलग अलग, चाहे वो नेशनल अभी ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, कई कंपनी पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, सेंट्रल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। सबका मेन मोटो अगर देखा जाए ना, तो एक ही मोटो है कि प्योर फूड कैसे मिले, स्टैंडर्ड फूड कैसे मिले, जो ह्यूमन हेल्थ को ज़्यादा प्रभावित ना कर सके। आपको एम तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आज मुद्दे की बात करने वाले हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग कहानी है, वो आज हम शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्री, इंस्पेक्शन, टेम्परेचर, ये सब सारे हैं। फूड सेफ्टी का मॉइस्चर कितना होना चाहिए, किसी भी पॉइंट को पढ़ोगे तो हर पॉइंट 1-1 घंटे की क्लास है, जो अपने अलग से लेक्चर पढ़ चुका हूँ। यहाँ हम केवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। कौन कौन से फूड के बारे में बात करोगे गुरुजी? तो फूड है वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे बात करोगे, सीरियल्स पे बात करेंगे, ट्यूबर पे बात करेंगे, लेग्यूम पे बात करेंगे, डेयरी पे करेंगे, मेराइन पे करेंगे, फिश पे करोगे, मीट पे करोगे, स्पाइसेस पे करेंगे, टी पे करेंगे, चाय पे करेंगे, कॉफ़ी कर, कितने सारे, इन सब पे ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं, अलग अलग ध्यान रखने के लिए। तो गवर्नमेंट को ना बड़ा समस्या हो रही थी कि यार इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो एक एपेक्स बॉडी बनाया गया कि भाई सबका कंट्रोल करेगा। वो है जिसको FSSAI के नाम से, FSI आप जैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करो, FSSAI करके उसको बनाया गया। तो उन सब सारे के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये आपको एग्रीकल्चर या हम कह सकते हैं फूड आपको दिख रहा होगा, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयोग किया जाता है। अब इनके एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। देखो, नेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम है क्या? एक्चुअल में ये क्या करेगा? तो सबसे पहला फूड को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, प्रबंधन करेगा। वही सारे पॉइंट आप अगर मानो एक फूड को, तो सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने के बाद, सर प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग का मतलब जो फूड का ओरिजिनल रूप है, जैसे आलू है तो चिप्स में बन गया, कोई सीरियल्स है तो उसको आपने वाइन बना दिया, अंगूर है वाइन बना दिया, रम बना दिया। ये जो फिजिकल चेंज हो रहे हैं इसको प्रोसेसिंग बोलोगे आप। बिस्किट बना होगा तो कहीं ना कहीं सीरियल से ही बना होगा, ब्रेड बना है वो भी हमारे सीरियल से ही बने हुए हैं, तो ये प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। अब इस प्रोसेसिंग में क्या क्या मिलाते हैं वो भी फूड मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा।
उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं वो भी देखो। हर में हम एक ही कहानी पढ़ेंगे, इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इतनी भाषण दूंगा ना, उससे अच्छा कि आप एक ही बार भाषण सुन लो। इरिटेटिंग हो रही होगी, लेकिन ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आपको हर में पढ़ने से, हर ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने से अच्छा है एक ही में पढ़ लेते हैं, काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो फूड कंट्रोल का मतलब समझ गए हो। हमें प्रोसेसिंग करना है उसका, प्रोसेसिंग जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट में बहुत बेहतरीन आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रोसेसिंग के बाद क्या है, उसको ट्रांसपोर्ट में भी ध्यान देना है, स्टोरेज में आपको ध्यान देना है, उसकी मॉइस्चर कितनी है वो ध्यान देना है, बंदा कहाँ तक पहुँचा रहा है। उसके बाद भी इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का मोटो होता है कि यार कंज्यूमर के पास एकदम सेफ मायने में, हेल्दी मायने में, हेल्दी स्टैंडर्ड फूड पहुंच जाए। ठीक है, तो ये इसके लेजिस्लेशन यानी कोई नियम कानून इसके लिए बनाया जाएगा। इंस्पेक्शन भी करना है फूड का। मान लिया जाए कोई कोल्ड स्टोरेज है, उसको कोई देखने के लिए नहीं जाओगे तो वो खराब हो जाएंगे, उसमें कोई देख रेख नहीं करेगा। तो ये सब सारे ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लेबोरेटरी बनाया गया है कि भाई कोई फूड को हम चेक करने के लिए उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, कितने एडिटिव मिलाया गया है, उसके लिए लेबोरेटरी बनाया गया है। और क्या है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन केवल इतना ही नहीं करते हैं कि भाई मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई नियम कानून बना रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, लेबोरेटरी बनाए हुए चेक करने के लिए, इवन ये कम्युनिकेट भी करते हैं, जागरूक बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारे एक किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो ये 5 पॉइंट आपके लिए काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ाएं। चलो, पहला कहानी अब शुरू करते हैं। अब चैप्टर को हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको एक मोटो आ जाना चाहिए कि यार पढ़ना क्या है। अब हम पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको बात करेंगे, BIS के बारे में बात करेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लोगे। उसके बाद हम एपिडा के बारे में बात करेंगे। दोस्त, एपिडा बहुत 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपको इससे मिलने वाले हैं, तो आप बिल्कुल निफिकिर होकर थोड़ा थोड़ा नोट्स, इसका टेलीग्राम पे मैं PDF भेज दूंगा। बच्चे बार बार बोलते रहो तो गुरुजी कहाँ भेजोगे, मैं भेज दूंगा। बहुत मुश्किल से मैं बनाया हूँ दोस्त। नेशनल की स्लाइड आप देख सकते हो, 51 स्लाइड नहीं दिख रहे हैं। अभी इंटरनेशनल अलग से पढ़ाऊंगा, तो काफ़ी डिटेल है। बार बार आप FSO वाले बैच में परेशान कर रहे थे कि गुरुजी ये करवा दो, लो भाई ये भी करवा दिया। कुछ और बाकी है तो बायोटेक हो चुके हैं, बायोटेक मैं ही करवाऊँगा आपको। 40 लेक्चर, जितनी डिटेल आप पढ़ सकते हो ना उतना कराऊंगा। मेरा सपना है कि मेरे में जो 3500 स्टूडेंट्स FSO के हैं फूड सेफ्टी का, उनमें से कम हाफ सीट तो अपनी आनी चाहिए। और इतना बेहतरीन, आप ज़्यादा अगर भागना मत। टेस्ट सीरीज भी मैं ला रहा हूँ, अपने खूब है। एक ही संस्था पे विश्वास करके आप 20 बार पढ़ जाना, ज़्यादा नहीं भागना है अपने को। 10,000 क्वेश्चन भी दे दूंगा। 1 मार्क आया हुआ क्वेश्चन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में बात करेंगे, स्पाइस बोर्ड के बारे में बात करेंगे। इससे पूछ लेगा ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। फूड बोर्ड, ये कॉफी बोर्ड कहाँ है, अभी बैंक में भी आया हुआ था, कॉफी बोर्ड कहाँ है, कोकोनट बोर्ड कहाँ, ये डायरेक्ट पूछेंगे ये है कहाँ। नेशनल बी बोर्ड कहाँ है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। FPO बहुत बार आया हुआ है, पढ़ाया भी हूँ आपको। MMPO क्या है, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। MFPO मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया। अब हम समझते हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने दिया होगा, नहीं दिया। इंटरनेशनल का हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो इंटरनेशनल अलग से आएंगे। अब हम समझते हैं ये जो फूड स्टैंडर्ड है ये कितने लेवल पे काम करता है गुरुजी, तो ये काम करते हैं 4 लेवल पे। कौन कौन? सपोज दैट कि एक तो कंपनी स्टैंडर्ड है, कंपनी अपने हिसाब से इसको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म करेगा, मानक बनाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। किसी के लिए हम एक मानक रखते हैं जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। मेजर कैसे करोगे कि ये फूड अच्छा है? जैसे किसी विद्यार्थी को आप कैसे मेजर करते हो कि यार ये टैलेंटेड है? कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड तो रखते हैं कि ये गीता सुनीता से अच्छा है, तो वो स्टैंडर्ड कहलाता है। तो हर एक कंपनी ने, सरकार ने एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म्ड एक्ट बना दिया भाई कि आपको इन नियमों का पालन करना है,
इन फूड में ये ग्रेडियंट होना चाहिए, मिल्क में ये ग्रेडियंट होना चाहिए, मक्खन बना रहे हो तो ये ग्रेडियंट होना चाहिए, किसी को मीट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें नमी इतना होना चाहिए, फैट्स इतना होना चाहिए, किसी को स्पाइसेस कर रहे हो तो भाई उसमें कितने इंग्रेडिएंट आप मिला रहे हो, इन सब का एक मानक बना हुआ है। आप स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये समझना जो मैं बोल रहा हूं। तो नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड होगा राष्ट्रीय, भाई हर एक राष्ट्र के लोगों को जीभा का अलग अलग स्वाद होंगे, इवन ये तो अपने राज्य में चेंज हो जाते हैं। राजस्थान के जो लोग हैं वो तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं। गुजरात में देखा जाए तो दाल में चीनी मिला देते हैं। तो हर के टेस्ट के अनुसार आपको स्टैंडर्ड वहाँ का अलग रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही मानक रख दिया आप अधिकारी बन के, ना, एक ही मानक बनेगा, लोग विरोध कर देंगे, खाएंगे ही नहीं कि भाई मुझे तो ये पसंद ही नहीं। तो हर की रीजनल आपको टेस्ट समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड मेजर करना पड़ेगा कि किस राज्य का क्या होता है, तो कंपनी इसको स्टैंडर्ड मेजर करेंगे। नेशनल स्टैंडर्ड अलग होगा, हर राज्य हर देश का स्टैंडर्ड अलग अलग होगा। चलो ठीक, रीजनल स्टैंडर्ड जो मैंने बोला, क्षेत्रीय स्टैंडर्ड अलग होंगे। देखे होंगे अपने अपने क्षेत्र में कुछ लोग ये पसंद करते हैं, कुछ ये कर, हर का डिशेज अलग अलग है हर एक राज्य का। तो आप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे और उसी हिसाब से आपको स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा। पहले तो आप समझ लो। अब हाँ, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे FAO के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ISO के बारे में बात करेंगे। तो ये हम कोडेक्स के बारे में बात करेंगे, ये इंटरनेशनल में हम बात करेंगे, ठीक है। चले, तो फूड स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया। तो पहले की बात करें, जब हमारे देश में उतना डेवलप नहीं था, आज़ादी की बाद की जस्ट हम बात करें, तो उस समय कोई नियम नहीं थे, कोई कानून नहीं था, और सच पूछो तो ये सब चीज़ें पता भी नहीं थे। तो हुआ क्या कि फूड को स्टैंडर्ड करने के लिए एक रेगुलेशन बनाया गया इन इंडिया में। देखो क्या था वो, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट, एक अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 1954। जहां मैं बॉक्स बना दूं ना, इस हिसाब से आप तुरंत नोट कर लेना, फालतू चीजों पे तो नहीं लिखना, पर मैं जहां अंडरलाइन कर दूं आप नोट करना उसको। तो एक पॉइंट ये आता है, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया था, तो आप तुरंत टिक कर दोगे 1954 में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी हिंदी और इंग्लिश, हर स्लाइड में आप हिंदी लाते थे, इंग्लिश ना, इसमें ज़रूरत ही नहीं। जितने लाइन, 40 लाइन आप लिखना, खत्म हो जाएंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी ये क्या है जो मैं पहले पढ़ चुका हूं, ऑल फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो भारत में बनाए जाते हैं फूड तो समझ में आता है कि भोजन भी नहीं समझ में आता है। अरे टाइप ऑफ फूड अभी तो मैंने बताया, उसमें मीट भी आ सकते हैं, मुर्गा भी आ सकते हैं, अंडा भी आ सकते हैं। फूड का मतलब है विच हैव न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स रखता हो। इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या है गुरुजी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब, इवन H2O वाटर भी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। ये अगर किसी में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे, जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, देता है, जिससे हम मेटाबॉलिक क्रिया करते हैं। ऐसे हाथ कर रहा हूं, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलेगा कहां से? न्यूट्रिएंट्स से मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स पाया किस में जाएगा? तो वह सब्सटेंस जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है उसको हम भोजन कहते हैं। चले आगे, चलो ठीक है भाई। तो इंपोर्टेड एंड सोल्ड इन इंडिया, यानी जितने भी भोज्य पदार्थ है, भोज्य उत्पाद है जो हमारे देश में बनाए जाते हैं, जिसका इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो समझते हो, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात, इंपोर्ट का मतलब इंपोर्ट, अंदर आना, एंड सोल्ड बेचे जाते हैं, हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। सबको इस एक्ट के जो नियम दिया गया उसको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। इन भाषणबाजी से कोई मतलब नहीं, काम की चीजें तो एक ही हैं। चलिए अब हम पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा फास्ट करता हूं, नहीं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमें लेट हो जाएंगे। FSSAI, इसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा एकदम एपेक्स बॉडी है। कैसा है बताओ? एपेक्स रेगुलेटरी
रेगुलेटरी बॉडी है, इसको याद रखेंगे अपन। एपेक्स है भाई हमारा। क्या है इसका पूरा नाम? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम याद रखना मेरे भाई साहब, लिख लिया, नोट कर लेना इसको। अब ये क्या करता है, देखो ये एक सर्टिफिकेट भी देते हैं इस तरह से। मैंने एक सर्टिफिकेट आपको इधर दिखा रहा होगा, यह क्या है, इस तरह से एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है कि रेफर्स रेगुलेशन नंबर, ये सब सारे देते हैं आपको। इससे मतलब नहीं, मैं ऐसे ही एक ओवरव्यू के लिए आपको दिखा दिया। अब यह है कि ये कब बना, कौन से एक्ट क्या काम करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। पूरा नाम आपको FSSAI का पूरा याद होना चाहिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, एस्टेब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। ये याद रखना कि ये जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था, तो 2006 के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए न्यू दिल्ली में। जो जो प्रश्न आते हैं वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 2006 आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना आप इसको। बहुत सारे एग्जाम में ये आते हैं, FSO का एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। पेरेंट एजेंसी क्या है, कौन इसके जनक है भाई, किसका इस पे पूरा नेतृत्व होगा, मालिक कौन है, तो मालिक है इसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखोगे ये भाई, ये 4 पॉइंट तो हमारे इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन कौन है इनके, तो राजेश भूषण जी IAS ऑफिसर है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, ये इनके हैं चेयरपर्सन। 5 पॉइंट आपको जो मैंने अंडरलाइन किया, आप स्क्रीन लेकर इसे तो लिख ही दे, एकदम नोट कर लेना भाई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसके अंतर्गत 2 प्रश्न यहां से, कौन कौन। एक तो ये क्या रखता है, जो ये अधिनियम आया था इनमें बोल रहा है कितने चैप्टर थे, तो इसमें गुरुजी 12 तो चैप्टर थे। कितने सेक्शन था, तो इसमें सेक्शन है 101 सेक्शन 12 चैप्टर में। देखो ये एक अलग से टॉपिक है, ये 2006 जो एक्ट है ये अलग से एक टॉपिक है 3-4 घंटे का, पर इसमें इतना नहीं, एक शॉर्ट ले आऊंगा, 1 घंटे में काम हो जाएंगे। 12 चैप्टर, 101 सेक्शन एंड 2 शेड्यूल, ये याद रखेंगे। क्या क्या है बताओ। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत 12 चैप्टर है, 101 सेक्शन है, 2 शेड्यूल है। पेरेंट एजेंसी कौन है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। एस्टेब्लिश्ड किसके अंतर्गत हुआ था, यह एक्ट 2006 के अंतर्गत एस्टेब्लिश्ड किया गया था, यानी अधिनियम के अंतर्गत ये लाया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, न्यू दिल्ली में बनाया गया। कहाँ बनाया गया, न्यू दिल्ली। अब देखो हमारे उस समय ना देश में, जब 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये अधिनियम आया था, उसके पहले 2006 के पहले की बात करूं तो कई सारे एक्ट चल रहे थे, कई सारे। जैसे फूड प्रोडक्ट था आपका, FPO के नाम से फूड प्रोडक्ट ऑर्डर चल रहे थे। मीट के लिए कोई और ऑर्डर चल रहा था, मेराइन के लिए कई और ऑर्डर चल रहे थे, डेयरी के लिए कहीं और ऑर्डर चल रहे थे। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार कई सारे ऑर्डर है। जैसे मैं कुछ बात कर देता हूं आपको, फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, अभी आपने 1954 की बात बोला, यहां लिखते भी जाता हूं, 54 में ये एक्ट आया था। उसके बाद फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की बात करें, देखो आधा तक तो प्रश्न इसी से बन जाते हैं, 1955। ये सारे जो ऑर्डर थे, एक्ट थे, इसको इंटीग्रेशन किया गया। सर इंटीग्रेशन का मतलब नहीं समझता हूं गुरुजी, यानी मिला दिया गया गांव की भाषा में कि भाई इतने लोगों को ना अब एपेक्स बॉडी जो है यही कंट्रोल करेगा। देखो मैंने तीर लगाया कि सब इसी में मर्ज हो जाओ भाई, इतने तरह को ध्यान रखना मुश्किल टास्क है, सब इसी में मिल जाओ। किसमें, FSSAI में। तो ये हमारा एपेक्स बॉडी बनेगा। अब आप जाओ, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब आया था, 1973 में। आप तो नोट करते जाना भाई, स्क्रीनशॉट लेते जाना, इसको बहुत मुश्किल से बनाया हूं। एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन कब आया था, 1998 में। द एडिबल ऑयल देखो प्रोसेसिंग, आपको ऑयल प्रोसेसिंग पढ़ना नहीं, ये सिलेबस इसका है, पर आप ना जोर दे रहे हो सर मीट प्रोसेसिंग भी, ऑयल प्रोसेसिंग पढ़ा दूंगा, आप ध्यान रखो, और पढ़ाऊंगा तो जबरदस्ती पढ़ा दूंगा। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ये कब आया था, 1947, ये ऑर्डर आया था भाई।
अगला मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है भाई केरला एफएसओ के एग्जाम में, आप देखना। द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 में आया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आपको बहुत, जैसे ऑयल में जब एक्सट्रैक्शन में पढ़ाऊंगा ना, आपको एक प्रश्न यहां से ऐसा ही बता देता हूं जो डायरेक्ट आते हैं कि जो आजकल जो मेथड उपयोग किया जा रहा है एक्सट्रैक्शन के लिए, सबसे अच्छा मेथड अगर एडवांस मेथड पूछा जाए तो क्रोमेटोग्राफी को आप याद रखना। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड किस प्रिंसिपल पे आधारित है? इवोपरेशन पे, वाष्पीकरण पे, ये पूछा गया। क्या मिलाते हैं? हेक्सेन, पेट्रोलियम, इसका मिलावट किया जाता है। आपको फ्लोरिकल्चर में कहीं भी एरोमा का, ऑयल का एक्सट्रैक्शन की हम चर्चा करते हैं ना, तो ये मेथड आपको देखने को मिलेगा। क्या है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। छोटा दिख रहा होगा आपको, पर कोई नहीं, एप्लीकेशन पे अच्छा लगेगा। अब इससे बड़ा करूंगा तो ये फट जाएंगे। तो ये कब आया था? ये आया था 1967 में। और एनी अदर इशू जो अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत जो आते थे, एफपीओ के अंतर्गत रिलेटिंग टू फूड, ये सारे बने थे 1955 में। आप जानते हो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये इन सारे को क्या किया गया, जितने ऑर्डर और एक्ट थे इसको मर्ज किया गया कि भाई अब ये जो बोलेगा ना इसी के अंतर्गत काम होंगे। तो ये देखो सबका क्या किया गया है, इंटीग्रेशन। समझ में आ गई बातें? और नहीं भी समझ में आ रहे तो ये सब डायरेक्ट पूछते भी हैं, तो आप एक एक पॉइंट में इसको जल्दी जल्दी नोट कर लेना, आ जाए। अब इसका रोल क्या है? तो पहले भी रोल मैंने पढ़ा दिया कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करेगा। तो क्या करेगा? प्रोमोट जनरल अवेयरनेस, भाई सामान्य जागरूकता को फैलाएगा ये। उसके बाद फूड सेफ्टी प्लान पैदा करेगा। पैदा क्या करेगा? बनाएगा। रिस्क एनालिसिस मेथोडोलॉजी, कई सारे जिस मेथड से फूड बनाया जाता है उसमें कुछ एडवांसमेंट लाएंगे कि भाई पहले का जो मेथड था वो बेकार है, कुछ नया नया मेथड लाया करो। कलेक्ट करेंगे डेटा को, कंजम्पशन का, ये सब सारे भी डेटा कलेक्शन करना, डेटा को एनालिसिस करना, इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, ये सब सारे काम ये जो बैठे लोग हैं इनमें ये करेंगे। ठीक है। लेट डाउन साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर द आर्टिकल ऑफ द फूड, रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चरिंग, किसको कैसे बन रहा है उसको रेगुलेट करेगा, स्टोरेज को रेगुलेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करेगा, सेल को एंड इंपोर्ट को। ये सारे काम यही करने के लिए बैठ गए भाई। चले आगे। तो इसीलिए हमने पहले ही पढ़ा दिया, ये सब में आएगा। किसी का भी आप अगर फंक्शन देखोगे, अरे भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ये यही काम करेगा। मान लीजिए कोई नीट का कोचिंग है, कोई एग्रीकल्चर का कोचिंग है और कोई कॉमर्स का कोचिंग है, बोले इनका मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन भाई सारे कोचिंग है तो सारे पढ़ाएंगे, पीडीएफ देंगे, वीडियो लेक्चर देंगे, नोट्स दे देंगे, टेस्ट सीरीज कराएंगे, सब तो यही करवाएगा, सब ये फंक्शन करेंगे। छोटी छोटी अंतर आएगा। कोई कॉमर्स के लड़के हैं तो वो कॉमर्स वाले नोट्स ज्यादा देंगे, हम एग्रीकल्चर वाले धान गेहूं मक्का की बात ज्यादा करेंगे, नीट वाले हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात ज्यादा करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट, पर काम तो वही करना है सबको। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम FSSAI के बाद हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो है एगमार्क। किसके बारे में बात करेंगे? एगमार्क। 3-4 पॉइंट आपको, छोटी छोटी एक्ट कब आया था? 2006 में। ये सब सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन के अंतर्गत कौन कौन आए थे ये भी पॉइंट याद रखना। अब हम बात करेंगे एगमार्क। एगमार्क का पूरा आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा तो क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। किसके अंतर्गत आता है ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा गया है। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी, तो ये तो नागपुर में है, ये पूछ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टर नहीं, एगमार्क का सेंट्रल लेबोरेटरी कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ है बताओ? नागपुर में। हम लोग क्या समझते थे ना पहले जब बीएससी करते थे कि ये एगमार्क है ही नागपुर में। बहुत जगह है, इसके रीजनल ऑफिस 11 सिटी में है, पर अगर मेन पूछा जाए तो वो कहाँ है? नागपुर में। सेंट्रल लेबोरेटरी कहाँ बनाया गया है? नागपुर में। जबकि इसका हेड ऑफिस, देखो कंफ्यूजन हो जाते हैं ना हमारे छोटे लोगों में, तो कंफ्यूजन। हेड ऑफिस बताया जाए तो ये है फरीदाबाद, हरियाणा में। क्या है? फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखोगे, ये 2 पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट है। चले, अब इसका है सर्टिफाइड एजेंसी कौन है? तो ये प्रश्न भी आया हुआ है। डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये ध्यान रखना, 2-3 बार अभी लिखवाऊंगा।
तो ये किसके अंतर्गत काम करेगा बताओ? तो ये काम करेगा डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको आप नोट कर लेना। एग मार्क का अगर शब्दों को तोड़ दिया जाए, एग और मार्क, तो इसका मतलब क्या बनेगा? एग का मतलब क्या बनेगा? एग्रीकल्चर। एग का मतलब एग्रीकल्चर, और मार्क का मतलब लग रहा है ना कोई चीज मार्क करके दे रहे हैं, जैसे आपके 10th में मार्क करके दे रहा हूं, हिंदी में आपके 70 नंबर आए, इंग्लिश में 80 नंबर आए, फिजिक्स में 90 आ गया, ये मार्किंग है, तो वो सर्टिफिकेट के रूप में दे देता हूं। तो ये एग्रीकल्चर, और मार्क का मतलब होता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन यानी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेशन कहा जाता है किसको? एग मार्क को। समझ में आया? इसका लोगो ये है, आप ध्यान रखोगे। और ये एक्ट कब आया था? तो 1937 में। 4 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या है? 4 पॉइंट। 4 पॉइंट है गुरुजी। एग मार्क का पूरा नाम एग्रीकल्चर मार्केटिंग। किस एक्ट के तहत आया था गुरुजी? कब आया था ये एक्ट? 1937 में। इसका सेंट्रल लेबोरेटरी कहाँ है गुरुजी? नागपुर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। इसकी एजेंसी कौन है? मुख्य एजेंसी तो ये है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 पॉइंट आपने लिख लिया। एक का मतलब होता है एग्रीकल्चर, मार्क का मतलब होता है सर्टिफिकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, इसको मैंने कुछ फ्लो डायग्राम के तहत आपको समझाने की कोशिश किया हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये तो सबसे बड़े है। इसका 2 ब्रांच बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, और दूसरा बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, जिसको डेयर के नाम से जानते हो, DARE। ठीक है, ये आप अलग पढ़ते होंगे उस डायरेक्टरेट वाले में, जहां अनुसंधान हो रहे हैं। इधर तो अलग डिपार्टमेंट आ गया, उनको ये कंट्रोल करेंगे। इधर कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, जैसे हनी बी, इन सब की बात करें, कॉफी उपी, ये जो बोर्ड होते हैं, इन सबको ये कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाओ। तो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये DMI, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के अंतर्गत कौन आता है? तो ये ध्यान रखोगे, एग मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जब आप ऐसे करके पढ़ लोगे, नोट्स बना, हाँ इसको बना लेना, आप इसको आप नोट कर लें, छोटी छोटी, ये नहीं लगे कि आपको कुछ प्रश्न, इससे 2 प्रश्न आए थे, इसलिए आप एग मार्क इंपॉर्टेंट करके, बस हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। 2 स्लाइड इंपॉर्टेंट है, दोनों स्लाइड हमने आपको करा दिया। इसका लोगो को आपने देख लिया। चले आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इसका लेबोरेटरी कहाँ है? मैंने बता दिया ना, नागपुर में है। रीजनल 11 नोडल सिटी भी है। ये सब याद मत करने लगना कि लिखने लगना, ये सब रहने देना। बस एक नागपुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गए भाई, चले आगे। फंक्शन क्या है इसका? तो क्या फंक्शन करेगा बताओ? मैं साइड हट जाता हूं। तो स्टैंडर्डाइजेशन करेगा क्वालिटी पैरामीटर को, पहले भी बता दिया हूं, फॉर न्यू एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मीट, फूड, ये सब के लिए। रिव्यूइंग करेगा एग्जिस्टिंग क्वालिटी, बल क्या है, अभी जो क्वालिटी चल रहे हैं मार्केट में उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब क्या होता है? दोबारा जांच करना, चेक करना, ये सब। कितने लड़के ना ये हिंदी ही नहीं समझते हैं, इंग्लिश हिंदी का कन्वर्सेशन, तो इसलिए मुझे दोनों में बोलना पड़ेगा। चले, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ एनालिसिस, जो मेथड आप अपना रहे हो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको भी क्या करेगा? एनालिसिस का मतलब करेगा देख रेख करना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना, विश्लेषण करना। उसको हिंदी में बस इतना ही बोल दिया, काम आ गया। हाँ लड़के, ठीक सर, समझ में आ रहा है। अगला, टू डेवलप न्यू मेथड, सब यही करते हैं भाई साहब, इसको मत लिखने लगना। कोलैबोरेशन, रिसर्च एक्टिविटी भी करेगा, इसमें ट्रेनिंग करवाएगा ये। चलो आ गया एक्सटेंशन वर्क। अब मैं 2 डिफरेंस लेकर आया हूं आपको। फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया था 2006 के एक्ट के तहत आपको FSSAI, फसाई के नाम से आप जैसे याद रखो, याद करो, और एग मार्क एक्ट 1937। चले आगे। इसका मेन ब्रांच अगर बोला जाए तो यहां आप सेंट्रल लेबोरेटरी कहां बना हुआ है? नागपुर में। और इनकी अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये जो होते हैं ये एपेक्स रेगुलेटिंग बॉडी है, ये है सर्टिफिकेशन वाला। आपको एक मार्क का सर्टिफिकेशन देगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का क्या देगा? सर्टिफिकेशन देगा, सर्टिफिकेट देगा। वो कौन देगा? एक मार्क। हाँ, ये भी सर्टिफिकेट देगा, ये भी क्या देगा? एक सर्टिफिकेट। लेकिन एपेक्स बॉडी कौन है? FSSAI। चले आगे।
गवर्निंग एक्ट, दी ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट इंडिया 1937, ये एक्ट 2006 के। अब इसमें क्या क्या काम करते हैं वो सारे पॉइंट हमने लिख दिया, सब वही काम करेगा। मैन्युफैक्चरिंग आपको बता दिया, स्टोरेज करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, सेल पे, इंपोर्ट पे, सब पे क्या करेगा, अपना ये रेगुलेशन रखेगा, ध्यान रखेगा। ये भी सेम काम करते हैं। ये पूछा हुआ डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन एंड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट। कुछ और डिफरेंस है दोनों में, जरा देख लेते हैं। ओनली वन सर्टिफिकेट ये देगा, ये करेगा बेस्ड ऑन सेवरल इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस, बहुत सारे इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस करते हैं। बेस्ड ऑन टर्न ओवर ऑफ द बिजनेस, कितने का आपको टर्न ओवर है बिजनेस में, एंड एक्टिविटी इंगेज, ये ध्यान रखता है कौन, FSSAI, ध्यान रखोगे। ये एक सर्टिफिकेट देगा, ये बेसिक लाइसेंस देते हैं, सेंट्रल लाइसेंस देते हैं, स्टेट लाइसेंस, ये सब प्रोवाइड कराता है। ये कितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कवर करता है बताओ, 222 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कवर करता है एग मार्क। इधर क्या पढ़ रहे हो आप, एग मार्क, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेशन। इधर क्या पढ़ रहे हो, FSSAI 2006 का एक्ट के अनुसार, और ये 1937 के अनुसार, और ये कवर करेगा ऑल फूड। देखो ये केवल 222, ये ऑल फूड एंड ट्रैक फूड बिजनेस ऑपरेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ, इसके अंतर्गत। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको मैंने बता दिया ताकि आपकी कंफ्यूजन क्या हो जाए, खत्म। तो हमने दो ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में पढ़ लिया, FSSAI और एग मार्क के बारे में। अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट ब्यूरो के बारे में, जो नेशनल बॉडी हमारे है। अरे सर, ब्यूरो बोलते हो तो इसका मतलब क्या है? ये कोई एक संस्था होगी गुरुजी, एक बिल्डिंग विल्डिंग बना होगा। जैसे आप देखो, पढ़ते हो एग्रीकल्चर में ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स एंड रिसोर्स, माइक्रोबायोलॉजी का ब्यूरो, तो वहाँ क्या है, एक बिल्डिंग बना होगा, उसके कोई एक मालिक होंगे, यानी एक बॉडी होगा, ऑर्गेनाइजेशन होंगे। तो सेम इसी तरह से BIS का पूरा नाम ही पूछ लेगा, ब्यूरो ऑफ, बी से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये तो याद हो गए। इसका लोगो इस तरह से है, ये आपको ध्यान में देखो। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, पथ प्रदर्शक। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो क्या है, मानक पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक का मतलब एक रास्ता आपको देगा कि बेटा ये हमारे स्टैंडर्ड है, ये हमारे मानक है, इसी पे आपको चलना है। ठीक है, कोई कंपनी छोटा मोटा मैं शुरू कर रहा हूं तो उसमें आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म मिल जाएगा कि भाई बेटा आपको इस अनुसार से आपको फूड बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, इस तरह से आपको प्रोसेसिंग करना है, इस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है, इतने मॉइस्चर पे आपको स्टोरेज करना है, इतने मॉइस्चर रहेंगे तो प्रोसेसिंग में यूज करना है। प्रोसेसिंग समझते तो हो, रूप बदलना, फिजिकल चेंज करना, क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। अभी तो मैंने बता दिया था, टमाटर से पेस्ट बना दो, केचप बना दो, हो गया प्रोसेसिंग। इतना समझ ले बस, नहीं तो तुम्हें शब्द ही नहीं आएंगे समझ में। चलो आगे, अब हम बात करते हैं नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया अंडर, जो मैंने रेड कर दिया ना वो इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखोगे। अरे सर इतना बड़ा नाम, अरे भाई तो सबका बड़ा कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इतना तो कम से कम ध्यान रख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS, देखो इसकी थोड़ी सी इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं। ये अपने एग्जिस्टेंस में आया था थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। डेट कब आया था, तो 26 नवंबर 1986 को इसे पार्लियामेंट में क्या कर दिया गया था भाई, ये फोर्सली आया था। कब आया था, 26 नवंबर 1986 को पार्लियामेंट में इसे लाया गया। ठीक है भाई, लाया गया तो अच्छी बात है। लेकिन ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट कब हमारे यहाँ लागू हुआ भाई, तो ये ऐसे तो 2017 में आया था, पर ये एक्ट अधिनियम कब आया, तो ये एक्ट आया 21 मार्च 2016 को। तो याद रखोगे, देखो 2015 में तो एक बिल आया था इसी का BIS के, 2016 में ये एक्ट आया,
और ये फोर्सली लागू कब होने लगे? तो लागू होने लगा, लागू लिख दूं, ये होने लगे 2017 से। लेकिन आपको हमेशा प्रश्न आएगा किससे? इस एक्ट से। एक्ट्स कब आया था? तो ये एक्ट्स आए थे 2016 में। अगर बिल पूछा जाए कब भाई बिल आया था, लोकसभा में बिल आए, तो बिल आया 2015 में। एक्ट कब आया? एक्ट आया 2016 में, और 2017 से ये क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाएं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रहेंगे। नेशनल बॉडी है, ये ध्यान रखेगा, स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। क्या कहते हैं? मानक पथ प्रदर्शक कहते हैं हिंदी में इसको, ये भी ध्यान लिख लेना इसको। मानक पथ प्रदर्शक कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को। इसका लोगो मैंने आपको दिखा दिया। कौन इनकी एपेक्स बॉडी है, किन के कंट्रोल ये काम होगा, ये आपको मैंने बता दिया। ये एक्ट 2016 के अंतर्गत सेम पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि लोकसभा 2015 में क्या किया था, इसको, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, और ये एक्ट आया था कब? फोर्सली 2017 में पास हो गया। और अभी के इनके जो प्रेसिडेंट है वो है पीयूष गोयल जी, तो इनको याद रखोगे। ये कौन है? मिनिस्टर हैं इन कंज्यूमर अफेयर के, तो ये इनके क्या है? प्रेसिडेंट। 5 पॉइंट आपको लिखना है, 3 तो डेट आपको लिखना है। 2000 कौन कौन? 2015, 2016, 2017, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है? 2016 एक इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले इसको पार्लियामेंट में 26 नवंबर 1986, कई बुक में इसको यही मान लेते हैं BIS को 26 नवंबर 1986 ना भाई, उसके बाद तो बहुत टाइम लग गए इसको लागू होने में, आने में। ठीक है, चलो आगे। इसके फीचर क्या है? देखो, इससे एक प्रश्न और आया है। 5 बिंदु के बाद छठे बिंदु आपको जो इसमें BIS में रखना है हमारे हिसाब से, ये पूरी मत, इन्होंने द BIS हॉलमार्क, देखते हो लोगो लगा हुआ रहता है, हॉलमार्क समझते हो? जैसे ये सोना है, सोना मेरे पास भी है पर इसमें हॉलमार्क है नहीं, ये सोना है, मोटा वाले होंगे, ये सब बड़े बड़े लोग पहनते हैं। अब इसमें प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए भी नंबर दिया गया है, SS सेंटर के लिए नंबर दिया है, ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिया गया है, ईयर दिया गया है आपको। ठीक है, हॉलमार्क का। अब यहां आप देखो BIS लोगो, BIS लोगो, ये पूछा गया है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। सबसे पहले 10-12 साल का ना मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करता हूं ना, तभी इस प्लेटफॉर्म पे आता हूं। मेरे आप स्लाइड देखते होंगे कि कितनी खूबसूरत से बनाया जाता है, कि कोई दिक्कत ना हो आपको। चलिए आगे बढ़े। तो ये जो हॉलमार्क है रेगुलेशन कब? 2018 में मार्क्स। और द हॉलमार्क ऑफ द प्रीसियस मेटल ज्वेलरी, ये याद रखना, मेटल धातु के जो आभूषण एंड आर्टिफैक्ट सच एज, ये पूछा गया गोल्ड एंड सिल्वर पे किसका हॉलमार्क है भाई साहेब? तो गोल्ड एंड सिल्वर पे किसका है? BIS का। किसका है? BIS। बस इतना लिख लो आप, गोल्डन। अगर कोई व्यापारी या कंपनी जो इसको बना रहा है, उसके लिए पेनल्टी क्या है? पेनाल्टी इसके लिए है भाई 5 लाख रुपए पेनाल्टी लगेंगे। कितने लगेंगे? 5 लाख। अगर ये आपको मार्क नहीं लगाए हो BIS का, तो उसको फाइन किया गया है 5 लाख रुपए का। तो ये ध्यान रखना। तो हॉल मार्किंग भाई BIS का होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? गोल्ड एंड सिल्वर पे मैंडेटरी है ये। तो ये BIS एक्ट 2016 के अंतर्गत। चलो आगे लिख लिए यहां तक। अब आ जाते हैं इसके फंक्शन क्या है। प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर एंड द हजार्डस प्रोडक्ट, प्रोमोटिंग द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, प्रोवाइडिंग ए सेफ गार्ड एंड द पब्लिक हेल्थ, सब में यही आएंगे। प्रोवाइडिंग क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS, तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है ये क्या कर रहे हैं बताओ? कैप्सूल प्रशिक्षण कोर्स, यानी प्रशिक्षण भी करवाते हैं। सबका यही एक ही फंक्शन, एक जैसा, तो ये एक याद है। चले आगे। तो ये आपको 3 जो इंपॉर्टेंट, हमने कुछ पॉइंट इससे भी पूछते हैं। व्हाट डज इट मीन्स, क्या समझते हो? ISI का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। BIS का मतलब क्या है बताओ? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ISO का मतलब क्या समझते हो? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नहीं दिख रहा होगा ना, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। लो थोड़ा छोटा कर देता हूं, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ले भाई,
आगे यहाँ से कंप्लीट ISI, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप देख लेना। तो अभी तक हमने ये कंप्लीट जो करवाया, अगला और इसका डिटेल में मैं करने वाला हूँ, चले आ जाए इसके बाद।